ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने प्रोडक्ट पॉइंटर्स पढ़े थे कि हम डिसाइड करते हैं कि हमने फलां प्रोडक्ट को जो है ना बेचना है। तो उसके लिए हमें कुछ चीजें हमारे जहन में होनी चाहिए ताकि हमारे प्रोडक्ट के सेल होने के चांसेस जो है वो ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से अच्छे हो सके। तो इस सिलसिले में हमने दो बेसिक क्राइटेरियाज थे, प्राइमरी और सेकेंडरी, और प्राइमरी के ऊपर भी आगे से हमने फर्दर जो है वो एक और क्राइटेरिया, मतलब तीन उसके प्राइमरी के क्राइटेरिया के या प्रोडक्ट पॉइंटर के भी आगे से तीन थे पॉइंट्स, जिसमें एक कंपटीशन था जो आपने चेक कर लिया था। आपको आ गया था कि आपने कैसे चेक करना है। अगर कभी भूल जाए तो पुराने लेक्चर में देख सकती हैं। और उसके बाद आपके पास आता है अल्लाह के हुक्म से डिमांड। डिमांड के लिए हम जंगल स्काउट यूज करते हैं, क्योंकि जंगल स्काउट फ्री नहीं है, पेड होता है ये। लेकिन हम उसका फ्री सेल्स एस्टिमेटर यूज करते हैं, इसलिए वो आपको कुछ लिमिटेड जो है वो ऑप्शंस देता है। मतलब मे बी आप 2 दफा या 3 दफा या 4 दफा उसका वो यूज कर सकती हैं 24 घंटों के दौरान। और फिर वो आपको कहेगा कि अब इसको बाय कर लो, तो इसलिए आप उसकी फ्री ट्रायल को 24 आवर्स में लिमिटेड टाइम में ही यूज कर सकती हैं। ठीक है। अच्छा, बाकी अब बात आ जाती है कि प्रॉफिटेबिलिटी। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम गूगल पे जाके लिखते हैं amazon, ठीक है, FBA कैलकुलेटर यूएसए, क्योंकि हमने यूएसए के अंदर काम करना है। अगर किसी और कंट्री में करेंगे तो उसका आगे लिखेंगे यूके या जो भी कोई होगा। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है sellercentral.amazon.com प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर। अभी एक और स्टूडेंट के साथ मेरी क्लास थी, तो वो अच्छी खासी समझदार लड़की है, और मैंने उसको एक चीज 10 दफा बताई है, लेकिन फिर भी जल्दबाजी में उसने गौर नहीं किया कि मैं सिर्फ ये जो मेन ब्लू कलर में आ रहा होता है, मैं सिर्फ इसको नहीं पढ़ती कि FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर अमेजोन सेलर सेंट्रल ओपन कर ले। मैं उसके ऊपर जो दिया होता है www या HTTPS के साथ जो दिया होता है sellercentral.amazon.com प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर ओपन करना है, तो ये वाला ओपन करना है। इसके अलावा अगर आप गौर करो तो ये www.profitguru.com भी है, इसके भी कैलकुलेटर है। लेकिन हमने प्रॉफिट गुरु का नहीं, बल्कि हमने sellercentral.amazon.com का FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर ओपन करना है। ठीक है। अच्छा, ये आपने कॉन्टिन्यूअस गेस्ट किया था। और इसके बाद हमने सर्च amazon कैटलॉग पे क्लिक करना है, क्योंकि हम उस प्रोडक्ट के ऊपर काम करना चाहते हैं जो अभी हम देख रहे हैं ऑलरेडी amazon की कैटलॉग वाली। तो उसके अंदर अगर आप चले जाओ, ठीक है, तो उसके अंदर आपके पास यहाँ पर जो है वो आता है स्टोर यूएस का, और उसके बाद यहाँ पर आपने एसिन डालना है, जो कि मैं आपको लास्ट टाइम बता चुकी थी। एसिन क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लेकर चलते हैं कि जैसे ये हमारे पास जो है, लेट सपोज करें ये हमने एक नाइफ है जो हमने देखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट है, लेट सपोज के मैंने पसंद किया है कि जी मैंने इस पे काम करना है। अब यहाँ पर अगर आप आते हो तो उसके बाद नीचे प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में जाके, ये है जी प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, इसमें जाके आपके पास आता है एसिन amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। यहाँ से आपने इसको करना है कॉपी। ठीक है। और उसके बाद यहाँ जाकर इस जगह पे जहाँ सर्च फॉर प्रोडक्ट ऑन amazon आ रहा है, इसके नीचे के बॉक्स में इसको कर देना है पेस्ट, और इसको कर देना है सर्च। व्हेन यू डू दिस, जब आप ऐसा करते हैं, ठीक है, तो वो कह रहा है कि फेल टू मैच, प्रोडक्ट नहीं मिल रही उसको। उसकी क्या वजह है कि ये प्रोडक्ट उसको मिल ही नहीं रही है? ये क्या बात है? ये तो प्रोडक्ट नहीं ओपन हो रही। तो ये और प्रोडक्ट ओपन करके देख लेते हैं। लेट्स सपोज डस्टबिन प्लास्टिक बैग्स। आपने जो अपनी प्रोडक्ट चूज करनी है वो तो आपने करनी है बिल्कुल उसी हिसाब से। एसिन ऊपर भी होता है, ये बी से स्टार्ट होके ये यहाँ तक जो आता है ना, ये सारा एसिन होता है। ओ ओ, सारा नहीं कॉपी करना।
यहाँ से यहाँ तक। हाँ जी, ठीक है, ऐसे आपकी प्रोडक्ट शो हो जाएगी। जब आपकी प्रोडक्ट शो हो जाएगी तो वो कह रहा है अनएक्सपेक्टेड एरर आया हुआ है वो एफपी कैलकुलेटर में। ये कह रहा है वी आर टेस्टिंग अ न्यू वर्जन ऑफ कैलकुलेटर। तो इस वजह से इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, चल नहीं रहा। दोबारा से ओपन करके देखते हैं। ये लो, यहाँ से कर लो। इधर गई। कंटिन्यू एज गेस्ट पे क्लिक किया। ओके, उसके बाद amazon कैटलॉग और यहाँ पर डाला उसका एसिन, उसको किया सर्च। अच्छा, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कैलकुलेटर ना काम नहीं कर रहा। आप देख रही हैं, हमने ऐड कर रहे हैं। पहले ऐड किया तो थोड़ा सा नजर आया, अब ऐड किया फिर कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तो ऊपर उसने ये दिया भी हुआ है कि वी आर टेस्टिंग अ न्यू वर्जन ऑफ कैलकुलेटर। तो आप ओल्ड वर्जन पे वापस चले जाओ, या फिर आप जो है वो इसके ऊपर ही वेट करो। ओल्ड पे नहीं जा रहा वो। पहले कैलकुलेटर ना किसी और तरह होता था, इन्होंने नया लॉन्च किया है। ये क्या, ये आगे की इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, यहाँ तक ही आ रहा है। ठीक है, तो फिर इसको हम अभी नहीं करते। हाँ ठीक है। नहीं, इसमें ना आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने देनी थी बेसिकली। उस कैलकुलेटर को पढ़ते हुए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको देनी थी, लेकिन वो मैं अब आपको ऐसे ही दे देती हूँ। प्रॉफिटेबिलिटी का जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था ना कि हमारे पास 30 to 40% एक प्रोडक्ट को सेल करके प्रॉफिट आना चाहिए, तो उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि नोट करने वाली थी। अच्छा, इसमें एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया जो है प्रोडक्ट को सर्च करने का, वो क्राइटेरिया क्या है कि आपने प्रोडक्ट का टीयर भी जहन में रखना है। प्रोडक्ट का वेट तो आपको पता है कि प्रोडक्ट का वेट 1 kg होना चाहिए, जो कि 2.3 पाउंड्स के बराबर है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड योर प्रोडक्ट ईयर। ठीक है, अब प्रोडक्ट ईयर, ओ सॉरी, प्रोडक्ट वेट। इसी तरह प्रोडक्ट का साइज जो होता है ना, वो भी मैटर करता है। प्रोडक्ट जो है, या तो वो स्मॉल साइज की होनी चाहिए, या वो मीडियम साइज की होनी चाहिए। ठीक है, और या फिर वो इसके अलावा अमेजोन के ऊपर ओवर साइज प्रोडक्ट होती है। ठीक है, ओवर साइज, बिग नहीं। ये चीजें आपने, मैंने आपको चैट बॉक्स में भी लिख के भेजी हैं, देखें। प्रोडक्ट या स्मॉल हो, या प्रोडक्ट मीडियम साइज हो। ठीक है, मीडियम नहीं, बल्कि उसके लिए भी, सॉरी, अमेजोन पे वर्ड यूज होता है स्टैंडर्ड। ठीक है, स्मॉल, स्टैंडर्ड, ओवर साइज, ये तीन टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं। आई रिपीट, साइज के लिए स्मॉल, स्टैंडर्ड एंड ओवर साइज, ये तीन टर्म्स यूज होती हैं। अब किस डायमेंशन, यानी इनको आप डायमेंशंस भी कह सकते हो कि amazon की प्रोडक्ट की डायमेंशंस जो हैं वो या स्मॉल होती हैं, या स्टैंडर्ड होती हैं, या मीडियम होती हैं। डायमेंशन का बेसिकली मतलब समझने की कोशिश करते हैं। ये डस्टबिन है, इस डस्टबिन की जो भी नीचे से इसकी गोलाई है, इसके बाद इसकी ये लेंथ है, सॉरी हाइट है, लेंथ नहीं कहते, हाइट कहते हैं। प्रोडक्ट की ये जो हाइट है, प्रोडक्ट की ये जो विड्थ है, विड्थ मतलब चौड़ाई, लेंथ मतलब लंबाई। ठीक है, ये सब मैटर करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यही प्रोडक्ट हम कंसीडर कर रहे हो तो मैं आपको इसकी डायमेंशन दिखाती हूँ। प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में अगर हम जाएं तो यहाँ पर आपके पास ये देखें, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन है, इसके अंदर ये पैकेज की डायमेंशन है। प्रोडक्ट की जो डायमेंशन होती है ना, वो नहीं होती, क्योंकि प्रोडक्ट की डायमेंशन थोड़ी ज्यादा टेक्निकल होती है। प्रोडक्ट कहीं से किस तरह की, कहीं से लंबी, कहीं से पतली, कहीं से ये। तो इस वजह से पैकेज, पैकेज समझती है, जिसके वो बॉक्स जिसके अंदर प्रोडक्ट को वो स्टोर करते हैं, वो पैकेज होता है। पैकेज की डायमेंशन जो होती है ना, वो मैटर करती है कि वो जो डिब्बा होगा या जो भी बॉक्स होगा जिसके अंदर जो है वो प्रोडक्ट को स्टोर करेंगे, वो क्या है। तो उसने यहाँ आपको मेंशन किया है कि ये देखें, 7.83 मल्टीप्लाई बाय 6.85 मल्टीप्लाई बाय 2.28 इंचज। यानी कि प्रोडक्ट जो है उसकी जो डायमेंशन है, या प्रोडक्ट के पैकेज की जो डायमेंशंस हैं, वो क्या है, वो ये हैं। ठीक है, इसको कहते हैं, मेरे जेहन से निकल गया असल में, लेंथ, सॉरी। ये लेंथ, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट।
ठीक है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ये मैं आपको नीचे चैट बॉक्स में भी बता रही हूँ। लेंथ का L, ठीक है, विड्थ का W, और हाइट का H। ये तीन चीजें होती हैं। LENGTH लेंथ, विड्थ WIDTH। आपने ये स्पेलिंग लाजमी चेक करने हैं विड्थ के। और उसके बाद आती है हाइट, HEIGHT। ये आप नोट कर रही हैं? मुझे चैट बॉक्स में बताएं। ठीक है, हाइट, लेंथ और विड्थ, और ये इंचीज है, यानी कि इसको जो मैयर करने का यूनिट यूज हुआ है वो इंचीज हुआ है। amazon में इंचीज और सेंटीमीटर्स, इन दोनों के ऊपर ये मेजरमेंट्स हो सकती हैं। अब आपको जो प्रोडक्ट की डायमेंशंस हैं, ठीक है, या पैकेज की डायमेंशंस हैं वो हों, या प्रोडक्ट की डायमेंशंस हों, या फिर प्रोडक्ट का टीयर हो। ठीक है, प्रोडक्ट टीयर, TIER, ये स्पेलिंग लिख लें अगर कहीं लिख सकती हैं चैट बॉक्स से। TIER, प्रोडक्ट ईयर, ये एक ही चीज के नाम है, डिफरेंट। प्रोडक्ट ईयर स्मॉल, मीडियम, और सॉरी स्मॉल, स्टैंडर्ड और ओवर साइज हो सकता है। अब आपने मुझे गूगल से रिसर्च करके बताना है कि प्रोडक्ट अगर स्मॉल हो तो उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट क्या होती है। अगर प्रोडक्ट मीडियम हो यानी कि स्टैंडर्ड हो तो उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट क्या होती है। और अगर प्रोडक्ट ओवर साइज हो तो उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट क्या होती है। ये सब ये रिसर्च करके आपने मुझे बताना है। अब आ जाते हैं इस बात पे कि जैसे वेट 1 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसी तरह प्रोडक्ट जो है वो ओवर साइज नहीं होनी चाहिए। प्रोडक्ट स्मॉल हो जाए इट्स ओके, प्रोडक्ट मीडियम हो मतलब कि स्टैंडर्ड हो जाए इट्स ओके, पर प्रोडक्ट ओवर साइज नहीं होनी चाहिए। अगर आपको मेरी बात समझ आ गई है चैट बॉक्स में मुझे बता दें। अच्छा जी, अब उसके बाद आ जाते हैं हम। ठीक है, ओके। तो ये जो अब आपने मुझे इस चीज का जो है बताना है कि प्रोडक्ट टीयर जो है उसकी डायमेंशंस क्या होती हैं। अब उसके बाद जो मैं आपको प्रॉफिटेबिलिटी वाली बात बता रही थी कि प्रॉफिटेबिलिटी का जो चक्कर है ना वो हम चेक करेंगे जब हम सोर्सिंग पढ़ेंगे। वैसे तो वो कैलकुलेटर का एग्जैक्ट यूज हम तभी करेंगे जब हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी के हवाले से सोर्सिंग पढ़ेंगे। सोर्सिंग एक टॉपिक है, प्रोडक्ट को सोर्स करना, SOURCING, सोर्सिंग, ठीक है। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आपने अपने जहन में रखनी होती हैं, ठीक है। वो टर्मिनोलॉजीज क्या हैं कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड करती है कि एक प्रोडक्ट है, जैसे ये वाली प्रोडक्ट है, ठीक है, इस प्रोडक्ट को इस शॉपर को, ये जो डस्टबिन के शॉपर्स हैं, इन शॉपर्स को सेल कर रहे हैं वो $10 में, एग्जाम्पल, ठीक है, 10.99। तो 10.99 की पर प्रोडक्ट को अगर वो सेल कर रहे हैं, ठीक है, जो कि 4 गैलन का साइज होगा और उसके में 200 पैक होंगे, यानी कि ये इसकी चीजें हैं। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे रुक के आपको बताती हूँ। मैंने आपको वेरिएशंस वाली बात पता नहीं बताई है कि नहीं, कि आपने प्रोडक्ट की वेरिएशंस जो है ना वो सिर्फ दो होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे ये देखें, ये जो प्रोडक्ट है ये 2 गैलन में भी अवेलेबल है, ये 4 गैलन में भी अवेलेबल है, और 2 गैलन में 100 पैक भी हैं, 2 गैलन के 200 पैक हैं, 2 गैलन के 200 काउंट, और 2 गैलन के 500 काउंट भी हैं। यानी कि इस 2 गैलन की आगे से 1 2 3 4 4 वेरिएशंस हैं। जैसे एक शर्ट होती है ना, उसका स्मॉल साइज, मीडियम साइज, एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, डबल एक्सएल, ट्रिपल एक्सएल होता है। और इसी तरह से
जो आपकी शर्ट है वो ब्लू कलर की है, तो ब्लू का स्मॉल भी है, मीडियम भी है, लार्ज भी है, एक्सेल भी है, डबल एक्सेल भी है। ब्लैक का भी ऐसे ही है। तो एक एक साइज और एक एक जो कलर होता है ना, ये सारे का सारा क्या होता है, बेसिकली ये सारे का सारा आपकी वेरिएशंस होता है। इसको अगर हम amazon के लैंग्वेज में देखें तो उसे वेरिएशंस कहते हैं, ठीक है। अब जो 4 गैलन है, इसके भी आगे से 1 2 3 और 4 वेरिएशंस हैं। तो ये टोटल कितनी वेरिएशंस हो गई, जरा काउंट करके बताएं मुझे। हेलो, आर यू देयर? आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? मैं तो बोल रही हूँ, मुझे स्पीकर पे भी नजर आ रहा है कि मेरी आवाज आपको आ रही है। आपकी, ये मैंने पूछा था, ये 2 गैलन के 1 2 3 4 वेरिएशंस हैं, और ये 4 गैलन की भी 1 2 3 4 वेरिएशंस हैं। तो ये टोटल इस एक प्रोडक्ट की कितनी वेरिएशंस हुई, और वेरिएशन क्या होती है ये समझ आ गया था आपको? 4 कैसे हो गई, 8 हो गई ना। इस 2 गैलन वाले के 1 2 3 4 वेरिएशन है। कि 2 गैलन वाला 100 पैक में भी है, 200 पैक में भी है, 200 काउंट है, 500 काउंट है। तो ये तो 4 हो गए। फिर 4 गैलन वाला भी 100 पैक है, 200 पैक है, ये है, ये है, ये है। तो टोटल कितनी वेरिएशंस हो गई? 8 नहीं होगी डियर? दो की भी 4, इसकी भी 4। ठीक है, अब आपको समझ आई है। ये जो वेरिएशन होती है ना, वो यहाँ टाइटल, इसको टाइटल कहते हैं, टाइटल के नीचे जो है ना, यहाँ लिखी हुई होती हैं जो भी कोई वेरिएशंस अगर होती हैं। ठीक है, तो ये आपको वेरिएशंस आपने सिर्फ 2 देखनी है। कोई भी प्रोडक्ट हो तो उसमें 2 तरह की वेरिएशन होनी चाहिए, चाहे वो साइज की हो, चाहे वो कलर की हो। ठीक है, क्योंकि ये जो वेरिएशन है ना, ये वेरिएशन अगर ज्यादा होती है ना, तो बेसिकली एक एक वेरिएशन का मतलब होता है एक एक प्रोडक्ट। क्योंकि देखो, कोई भी एक प्रोडक्ट है ना, जैसे स्मॉल, मैं एग्जांपल देती हूँ शर्ट की, इसके स्मॉल शर्ट है ब्लैक कलर की, तो ये एक पूरी प्रोडक्ट है ना जिसको आपने बनवाना है। इसी तरह से अगर ब्लैक शर्ट हो मीडियम साइज की, तो वो भी एक प्रोडक्ट है, वो अलहदा से बनेगी। तो इसी तरह कोई भी प्रोडक्ट हो, अब इसी तरह से कॉटन कॉटन की अगर शर्ट हो स्मॉल साइज की, तो वो एक अलहदा प्रोडक्ट है। मगर अगर यही वूल की शर्ट हो स्मॉल साइज की, तो वो एक अलहदा प्रोडक्ट है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? इन सारी चीजों को हम अपनी जुबान में इस अमेजोन की लैंग्वेज में वेरिएशंस कहते हैं, कि प्रोडक्ट की जो वेरिएशन है वो कितनी है। तो हमें उसके बिहाफ के ऊपर मजीद काम करना पड़ता है, जो हमारे लिए प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। प्रॉब्लम इस तरह से कॉज कर सकता है
कि हमें उतने ज्यादा पैसे लगा के प्रोडक्ट बनवानी पड़ेगी। देखिए, अगर हमें 2 गैलन की प्रोडक्ट बनवानी है, एग्जांपल दे रही हूँ, तो वो अलग पैसों की बनेगी, और 4 गैलन की अलग बनेगी। फिर 100 पैक के लिए वो अलग हमें सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, पैकेज करना पड़ेगा, 200 का अलग, 200 काउंट का अलग। ठीक है। तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि आप जो भी कोई प्रोडक्ट देख रही हो, उसकी जो वेरिएशन है वो ज्यादा से ज्यादा 2 हो। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आ गई है? तो मुझे चैट बॉक्स में बता दें। प्राइवेट लेबल के लिए होलसेल के अभी हमने ना स्टार्ट किए हैं क्लासेस, और ना हम होलसेल की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा वेरिएशंस को भी आपने ध्यान में रखना है। अब बात आती है अमेजोन फीस की। देखिए, अमेजोन है ना, अगर वो आपकी तो प्रोडक्ट अमेजोन पे लगी हुई है, लेकिन लोग तो अमेजोन पे चीजें खरीदने आते हैं ना, लोगों को आपका तो नहीं पता भाई आप कौन है। यहाँ देखो, अगर कोई चीज यहाँ पे आके कोई खरीदता है, डस्टबिन, प्लास्टिक बैग, तो किसी को क्या पता बो बैग क्या है, बायो बैग क्या है, सॉरी, या ये जो बाकी लोग चीजें सेल कर रहे हैं उनका क्या नाम है। लोगों को बस ये पता है भाई अमेजोन पे चीज सेल हो रही है। तो ये जो लोग कस्टमर जो होते हैं, इनको अमेजोन आपकी तरफ रेफर करता है। यानी कि अमेजोन जो है वो आपकी तरफ कस्टमर्स को रेफर करता है, तो इसको कहते हैं रेफरल फीस, जो अमेजोन आपसे फिर चार्ज करेगा। अमेजोन आपसे रेफरल फीस भी कह सकते हैं, और रेफरेंस फीस भी कह सकते हैं, या अमेजोन फीस भी कह सकते हैं। ठीक है, ये तीनों एक ही चीज के मुख्तलिफ नाम है। क्या बोला? एक होती है अमेजोन फीस, उसके बाद रेफरल फीस। मैं चैट बॉक्स में लिखा है REFERRAL, रेफरल फीस, और रेफरेंस फीस, REFERENCE, रेफरेंस फीस। ये एक ही चीज के नाम है। ये कौन सी फीस है? ये वो वाली फीस है जो कि अमेजोन सेलर से लेता है, कि भाई मैं तुम्हें क्लाइंट ला के देता हूं, तो तुमने मुझे एक रेफरल फीस या रेफरेंस फीस जो है वो, या अमेजोन फीस मुझे देनी है, जैसे कमीशन होता है। ये बात समझ आ गई आपको? उसके बाद अमेजोन लेता है फुलफिलमेंट फीस। फुलफिलमेंट, ठीक है, FULFILLMENT, फुलफिलमेंट फीस। ये तो आपको पता ही होगा। आपको FBA का पता है ना? FBA क्या होता है? फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। के अमेजोन के वेयर हाउस में हमने प्रोडक्ट रखी हुई है, कोई ऑर्डर आता है तो अमेजोन यहाँ से जो है जी आपकी प्रोडक्ट को उठाएगा, उसको पिक करेगा, पैक करेगा, ठीक है, और उसको जो है कस्टमर के घर तक शिप कर देगा। ये वाला आपको कॉन्सेप्ट याद है ना, FBA का? तो ये जो अमेजोन अगर आपके लिए FBA करता है, तो उसके लिए जो फीस लेता है वो उसको फुलफिलमेंट फीस कहते हैं। और ये डिपेंड करती है फीस कि आपकी आइटम का वेट क्या है, आपकी आइटम की डायमेंशंस क्या है। अब डायमेंशन का आपको आज पता चल गया है। डायमेंशन क्या होती है? किसी भी आइटम का जो साइज होता है, ठीक है, वो आइटम की डायमेंशंस होती हैं, या प्रोडक्ट का जो टीयर होता है, TIER, जिसमें स्मॉल, स्टैंडर्ड और ओवर साइज आते हैं। तो ये आपकी प्रोडक्ट अगर ओवर साइज है तो हमें तो ज्यादा फीस चार्ज करेगा। अगर आपकी जो प्रोडक्ट है वो मीडियम है तो कम होगा, अगर स्मॉल है तो और भी ज्यादा कम चार्ज करेगा। अगर वो प्रोडक्ट आपकी 1 किलो से ज्यादा की है तो चार्जेस ज्यादा होंगे। अगर आपकी प्रोडक्ट ऑन्सीज में है, ठीक है, मतलब कि पॉन्ड्स से भी कम की है, तो वो कम फीस आपसे चार्ज करेगा। ठीक है। तो ये अमेजोन फुलफिलमेंट फीस और रेफरल फीस होती है। इसके अलावा अमेजोन आपसे स्टोरेज फीस लेता है। स्टोरेज फीस समझती हैं? कि जैसे अगर आपके वेयर हाउस में अमेजोन ने अपनी प्रोडक्ट को यहाँ पे स्टोर किया हुआ है, ठीक है, तो वो जो भी कोई उसने यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट को सोर्स किया, स्टोर किया हुआ है, वो अमेजोन आपसे पर प्रोडक्ट उसके भी तो पैसे लेगा ना, कि भाई देखो मैंने इसको स्टोर किया हुआ है, ये देख रही है, ये खातून ये चला रही है, जो भी उनका ट्रॉलीज हैं, तो वर्कर्स आर वर्किंग इन वेयर हाउस, तो अमेजोन ने उनको भी तो पैसे देने हैं ना, तो वो अपनी जेब से थोड़ी देगा। तो ये जो आपकी स्टोरेज फीस होती है, आपकी प्रोडक्ट को, यानी कि सेलर की प्रोडक्ट को स्टोर करने वाली फीस, वो स्टोरेज फीस होती है। ठीक है, STORAGE, STORAGE,
RAGE, age, storage fees. Storage fees is the fees which Amazon charges to the seller to store its product or his product in warehouse. अपने warehouse में seller की product को store करने की जो फीस होती है। ठीक हो गया। इसके अलावा ये हो गई थी मेन फीसेस। कौन कौन सी मेन फीसेस हैं, जरा जल्दी से बताएं। Amazon रेफरल फीस या रेफरेंस फीस, उसके बाद FBA फीस या फुलफिलमेंट फीस, और जो तीसरी आती है वो कौन सी फीस आती है, स्टोरेज फीस। यहाँ तक आपको समझ आ गया? अच्छा, मुझे जस्ट एक सेकंड दीजिएगा। ओके, हेलो हेलो, टेस्टिंग, आर यू देयर? ओके, तो अब आती है एडिशनल फीसेस। एडिशनल फीस क्या होती है? ADDITION, एडिशन, ADDITIONAL, एडिशनल फीस। एडिशनल फीसेस कैसी फीसेस होती हैं जो जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा चार्ज करें। अमेजोन ये कभी कभी चार्ज करता है, ठीक है, ये लेस कॉमन है, ज्यादा कॉमन नहीं है। अब वो कौन सी फीसेस होती हैं जिसमें लॉन्ग टर्म स्टोरेज फीस आती है? लॉन्ग टर्म स्टोरेज फीस, लॉन्ग टर्म स्टोरेज फीस, ये क्या होती है? ये वो वाली फीस है जो कि अमेजोन आपसे चार्ज करता है, ठीक है, जब आप, कि वो वाली फीस है जो अमेजोन आपसे चार्ज करता है जब आपकी एक प्रोडक्ट है, लेट सपोज वो आपने अमेजोन के वेयर हाउस में भेजी और पूरा साल गुजर गया, वो नहीं बिकी, 365 दिन गुजर गए हैं, वो नहीं बिकी है, वो अमेजोन के पास ही पड़ी हुई है, ठीक है। तो फिर अमेजोन क्या करता है? अमेजोन जो वो जो प्रोडक्ट होती है, उस प्रोडक्ट को कहता है कि भाई यहाँ तो मुझे पैसे दे दो, इसको मैंने रखा हुआ है अपने पास, ठीक है। एक तो स्टोरेज फीस है ना, वो तो अलहदा आपने देनी है, लेकिन अगर साल गुजर गया, 365 दिन गुजर गए, तो उसके बाद भी आपकी प्रोडक्ट वहीं पड़ी हुई है और सेल नहीं हो रही है, तो अमेजोन आपको कह देगा कि भाई काइंडली ऐसा करो, अपनी प्रोडक्ट उठा लो, या फिर मुझे इसकी अब आपने एक्स्ट्रा फीस देनी है। तो फिर वो अमेजोन खुद कैलकुलेट करता है कि क्या फीस होती है, वो हम बता नहीं सकते। इसी तरह से आपकी इन्वेंट्री अगर अमेजोन वेयर हाउस से बाहर निकलवानी हो, लेट सपोज इन्वेंट्री खराब हो गई है, कुछ डैमेज हो गया है, कुछ टूट गया है, ठीक है, या आपने काम स्टार्ट किया नहीं चला, ठीक है, और आपकी प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ी हुई है, और लोग बहुत बहुत लापरवाह भी होते हैं, वो दे डोंट केयर कि आपकी प्रोडक्ट पड़ी हुई है या नहीं। तो अमेजोन उनसे, फिर अगर आप उन्हें कहते हो अमेजोन को कि आप हमारी प्रोडक्ट को डिस्कार्ड कर दो, फेंक दो, तो फिर अमेजोन आपसे रिमूवल फीस लेता है। कौन सी फीस लेता है? कौन सी फीस लेता है? हेलो। अगर आपकी इन्वेंट्री को अमेजोन वेयर हाउस से बाहर निकलवाता है, फेंकवाता है, डिस्कार्ड करता है, तो रिमूवल फीस लेता है, फ्री नहीं, फीस।
ठीक है, रिमूवल फीस लेता है। अच्छा, इसी तरह से amazon की सेलर सेंट्रल अकाउंट जो जो मैंने आपको दिखाई हुई है, ठीक है, कि amazon का सेलर सेंट्रल अकाउंट होता है ये। और इसको आपको जो है प्रॉपर आप अपनी कंपनी बनवाते हैं और फिर इसको बनवाते हैं। तो ये जो आपका अकाउंट होता है ये दो तरह का होता है। एक प्रोफेशनल अकाउंट होता है और एक होता है आपका इंडिविजुअल अकाउंट। अगर तो आपका प्रोफेशनल अकाउंट नहीं है, आप इंडिविजुअल अकाउंट बन करते हो, ठीक है, तो फिर उसमें आपके पास कोई फीस नहीं लेता अमेजोन, वो फ्री होता है। इंडिविजुअल अकाउंट मतलब आप अपने नाम से, ठीक है, अपनी डिटेल्स के ऊपर अकाउंट बनवा लो, दैट्स इट। वो प्रोफेशनल अकाउंट नहीं होता, वो होता है इंडिविजुअल। उसमें आपने कोई फीस नहीं पे करनी पर मंथ अमेजोन को। लेकिन जैसे आपको पता होगा नेटफ्लिक्स है, आप उसको पैसे पे करते हैं तो नेटफ्लिक्स देखते हैं। यूट्यूब फ्री है, ठीक है, आपका इंस्टाग्राम फ्री है, फेसबुक फ्री है। लेकिन कुछ चीजें जैसे जूम है, ठीक है, जूम भी आपको कुछ चीजें फ्री देता है, लेकिन अगर आपने उसको ज्यादा मतलब उसकी फैसिलिटीज यूज करनी है ना जूम की, तो आपको पेड जूम लेना पड़ता है। तो इसी तरह से आपका अगर amazon पे प्रोफेशनल अकाउंट हो, प्रोफेशनल अकाउंट का मतलब होता है कि आपकी जो कंपनी है, ठीक है, एलएलसी, जो भी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होती है, जो भी आपने बनानी है उसके नाम पे रजिस्टर हो के भाई मेरी कंपनी है जी, फॉर एग्जांपल बुशरा एंड बुशरा ब्यूटी, ठीक है, मे बी, तो बुशरा ब्यूटी है या बुशरा क्लॉथिंग है। तो इस तरह करके आपकी जो प्रोडक्ट, अगर आपकी कंपनी प्रोफेशनल अकाउंट पे हो, कंपनी के नाम पे आपका अमेजोन का अकाउंट बने, तो वो होता है प्रोफेशनल। उसकी आपने पर मंथ अमेजोन को फीस देनी होती है, ठीक है। वो जो फीस होती है वो मंथली सेलर सेंट्रल फीस कहलाती है, मंथली सेलर सेंट्रल फीस। और वो होती है 39.99, 39.99 डॉलर, यानी तकरीबन $40। अब उसमें ये फायदा होता है कि प्रोफेशनल अकाउंट की वजह से आपको बहुत से ब्रांड रजिस्टर कराने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। A+ कंटेंट की वो मैं आपको आगे सिखाऊंगी क्या होता है। यानी बहुत ज्यादा फैसिलिटीज जो है ना, ये वीडियोस वगैरह अपलोड करने की, ये सारी की सारी आपको अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिलती हैं अगर आप प्रोफेशनल अकाउंट लेते हो। मैं या आप या हमने कभी भी काम करना हो या किसी को कहना हो, तो हमने ये बात जहन में रखनी है कि हमने कभी भी किसी को भी ये नहीं कहना कि आप ऐसा करो कि आप अपना इंडिविजुअल अकाउंट बना लो। बेशक इंडिविजुअल अकाउंट बाद में प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है, वो कोई मसला नहीं। लेकिन अपने कब काम स्टार्ट ही करना है तो बेहतर है कि आप अपनी कंपनी से करो, प्रोफेशनल अकाउंट से करो, ना कि आप अपने इंडिविजुअल अकाउंट के तजर्बे जो है ना वो करो, ठीक है। तो ये तीन एडिशनल फीसेस थी, लॉन्ग टर्म स्टोरेज फीस, मंथली सेलर सेंट्रल फीस और रिमूवल फीस। यहाँ तक आपको समझ आ गया? तो मुझे बताएं। इतना काफी है या मैं और पढ़ाऊं? सेकेंडरी क्राइटेरिया स्टार्ट करना है हमने। ठीक हो गया। अच्छा, सेकेंडरी क्राइटेरिया के अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है इम्प्रूवमेंट पोटेंशियल, कि हमारी जो प्रोडक्ट है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट का कोई ना कोई पोटेंशियल होना चाहिए। ठीक है, इम्प्रूवमेंट का पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? देखें, आपने प्रोडक्ट चूज कर ली जो भी कोई आप करना चाह रहे हो, ठीक है, लेकिन अब आपको उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाने की चांसेस को देखना चाहिए ताकि आपको उसके अंदर आसानी मिल सके। ठीक है, मैं इसके एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ। लेट सपोज कि आपने सोचा और आपने ढूंढा एक प्रोडक्ट जिसका नाम था सिंक रोल ओवर, ठीक है, सिंक रोल ओवर। ये है एक प्रोडक्ट जो आपने सोचा कि मैंने ऐसा करती हूँ कि इसको बेचते हैं। अब इसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको नजर आ रहे हैं, 863। ठीक है, सही है। जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो भी $22 है, चलो ये भी ठीक हो गया, ओके। अब फॉर एग्जांपल आपने इसके ये जो प्रोडक्ट है, ठीक है, ये वाली ओपन कर ली। तो ये जो प्रोडक्ट आपने ओपन कर लिया है, तो ये आपको अच्छी लगी। अच्छा, इसमें वेरिएशंस भी देख लें, ये दो ही हैं, ज्यादा नहीं है। लेकिन एक मसला है कि दूसरी जो वेरिएशन है उसकी प्राइस बहुत कम है, वो $18 की है, जबकि हमारा जो एक स्टैंडर्ड है वो
स्टार्ट ही जो है 20-22 डॉलर से होता है। तो इसलिए ये वैसे आपकी क्राइटेरिया पे नहीं आती है, बट जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि इम्प्रूवमेंट पोटेंशियल का क्या मतलब होता है। आपने देखा कि ये जो प्रोडक्ट है ना ये अच्छी है, मैं क्या करती हूँ, मैं जाकर इसके देखूंगी क्या भला रिव्यूज, ठीक है। लोगों के रिव्यूज से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपने जाके नीचे इसके, आप ये प्रोडक्ट पेज के नीचे जाए ना, तो यहाँ आपको आपको रिव्यूज नजर आते हैं, ये देखिए रिव्यूज। आपने रिव्यूज देखे और आपने पढ़ना शुरू किए, ठीक है। उसने कहा आई हेट थिंग्स ऑन द टॉप ऑफ माई काउंटर, ठीक है। तो ये है कि ये मुझे अच्छा लगा, उसने ये पढ़ा है कि मुझे ये अच्छा लगा तो मुझे बहुत फायदा हुआ, चलें ये तो अच्छा हो गया। अच्छा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। ये मतलब कि सारी तारीफ ही हो रही है, ठीक है। वो कहती है कि आई प्रेफर दिस ओवर द मैट्स, दिस वर्क्स ऑन मैनी साइजिंग, ये भी तारीफ हो रही है। आपने क्या करना है, आपने रिव्यूज में जाके ऐसी कोई चीज ढूंढनी है जो लोगों ने लिखी हो कि ये चीज इसके अंदर अगर होती तो मुझे फायदा होता, ठीक है। तो ये हम लोग जो है उसमें हमें यहाँ से एक आइडिया होता है कि अच्छा अगर मैं रिव्यूज पढ़ूंगा तो मुझे शायद मिल जाए कि ये चीज होती तो बेहतर होता, ठीक है। तो मैंने ये सारा पढ़ा, उन्होंने आगे लिखा है वेरी वेरी वेल मेड, बिग एनफ, ठीक है, डज आई एक्सपेक्ट, उसके बाद हैंडी, रियली लाइक इट, ये सारे हैं। चलें ये तो ठीक है, इसकी तारीफ हो रही है। इसके अलावा किसी और प्रोडक्ट को ओपन करके देख लेते हैं, क्योंकि ये सारी एक जैसी प्रोडक्ट्स हैं। हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि अगर कोई भी प्रोडक्ट हमारे प्राइमरी क्राइटेरिया पे पूरी उतरती है, ठीक है, तो उसके बाद हम ये देखें कि क्या हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन है कि हम उसे बेहतर कर सकें। जैसे अगर ये देखें, ये सिंक रोल ओवर जो है ये तो बिल्कुल सीधा सीधा सा रिंक ओवर है, लेकिन अगर आपको ये नजर आए तो इसके साइड पे जो चम्मच है वो रखने के ऑप्शन भी हैं, ठीक है। ये देखें, ये वाला तो सीधा सीधा सिंपल सिंपल सा है, ठीक है, लेकिन ये जो नीचे है इसके अंदर चम्मच रखने के ऑप्शन भी हैं। तो इस तरह आपने देखना है कि आप कोई ऐसी प्रोडक्ट के अंदर एडिशन करो जो कि आपको हेल्प आउट करे, कि आप उसकी बिहाफ पे ज्यादा आपके जीतने के जो है ना वो चांसेस हो सके, ठीक है। तो वो आपको यहाँ से, जब कभी आप पढ़ रहे होते हैं किसी के भी रिव्यूज, तो वहां से आपको समझ आता है कि शायद हमारे पास कोई और ऑप्शन हो। अगर जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, समटाइम्स ऐसे भी होता है कि आपको प्रोडक्ट को खुद ही देख के भी आइडिया हो जाता है कि अच्छा अगर ये सिंपल ऐसे दे रहा हूँ तो मैं अगर इसके अंदर वो चम्मच वाला स्पॉट ऐड कर दूं, ठीक है, तो उससे क्या कोई फायदा होगा, ठीक है। तो इस तरह ये जो फायदा है कि मैं अगर ये प्रोडक्ट में ये वाली चीज एक्स्ट्रा ऐड कर दूं तो मेरी प्रोडक्ट के जीतने के चांसेस ज्यादा हों, तो ये इसे कहते हैं इम्प्रूवमेंट पोटेंशियल, कि आप प्रोडक्ट के अंदर कोई ऐसी चीज लेकर आओ जो फायदेमंद हो, ठीक है, या जिसका कस्टमर को डिमांड हो। वो डिमांड बाज औकात वो नीचे ये रिव्यूज में भी बता देते हैं, और बाज औकात आप खुद भी चीजों को अगर देखो तो आप जज कर सकते हो दूसरों के कंपेटिटर्स की प्रोडक्ट को देख के कि अच्छा यार ठीक है। जैसे अब ये देखें, इस प्रोडक्ट में चमचियों के साथ उन्होंने ये देखें ये भी रखा हुआ है नीचे, बास्केट सी छोटी छोटी सी ना, कि अगर इसके अंदर कोई और चीज आपने प्लेस करनी है तो आप प्लेस कर सकते हैं। अच्छा, यानी कि प्रोडक्ट के कलर में, प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी में, उसके साइज में कोई भी ऐसी चीज ऐड की जा सके जिससे कस्टमर को फायदा हो, उसे कहते हैं इम्प्रूवमेंट पोटेंशियल, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा क्या हो सकता है ऑप्शन, कि आपने चीजों को बंडल अप करना है। बंडल अप का मतलब जो है ना, उसके लिए सबसे ज्यादा जो बेस्ट चीज मुझे पसंद है ना, वो बेसिकली है ये जो स्ट्रेटनर, स्ट्रेटनर की एक एग्जांपल मुझे बहुत पसंद है। स्ट्रेटनर के स्पेलिंग गलत है ये, ठीक है, स्ट्रेटनर। अब ये जो स्ट्रेटनर होता है ना, मैंने जितने भी स्ट्रेटनर्स बाय करती हूँ, मैं ज्यादातर रेमिंटन के करती हूँ। तो रेमिंटन के स्ट्रेटनर्स की एक बेस्ट बात पता है क्या है, वो इस तरह होते हैं कि स्ट्रेटनर के साथ एक हीटिंग पाउच भी होता है, जिसमें फौरन मैं अगर गरम गरम प्रोडक्ट यानी कि गरम गरम स्ट्रेटनर भी पाउच में डाल देती हूँ तो कोई मसला नहीं होता। और साथ में एक ग्लव भी आता है। मैंने ग्लव तो नहीं था, मैंने जब स्ट्रेटनर बाय किया था, अभी मेरा गुम हो गया तो रिसेंटली मैंने बाय किया,
रिसेंटली, मतलब 3 3 साढ़े 3 साल पहले। तो उन्होंने मुझे, इसके साथ पाउच था, बड़ा जबरदस्त सा है, तो मैं हमेशा उसे गरम गरम रैप कर देती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन मैंने अभी करलर लिया है, 2 महीने पहले की बात है, बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड करलर लिया है, तो उन्होंने उसके साथ मुझे एक ग्लव दिया। उसका भी ये जो है, क्योंकि रेमिंटन का है तो उनके पाउच तो होते हैं, लेकिन उसके साथ जो है उन्होंने मुझे ये एक ग्लव भी दिया है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई ग्लव को देख के। इसे कहते हैं बंडल अप करना। क्या कहते हैं? बंडल अप करना, यानी आप प्रोडक्ट को किसी दूसरी चीज के साथ बंडल अप कर दो। इस तरह से बंडल अप कर दो कि आपको जो है वो कस्टमर को खुशी हो देख के कि भाई ये जो है ये मुझे वैल्यू दे रहे हैं। इसे एक, इसके अलावा इसको वैल्यू ऐड करना भी कहते हैं। ठीक है, ऐड वैल्यू और बंडल अप द थिंग्स। ठीक है, बंडल अप करने का बेसिक मकसद ये होता है कि आप चीजों के अंदर वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल आती है कि अगर आपके पास वाटर बॉटल है, ठीक है, तो इसके अलावा जो है वो आपके पास, सॉरी, वाटर बॉटल, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर बॉटल जैसे एक एग्जांपल है। ठीक है, ये जो अक्सर आपके पास बॉटल्स होती हैं ना, कुछ लोग इसके साथ क्लीनिंग ब्रश भी बेचते हैं। ठीक है, वो जो क्लीनिंग ब्रश होता है ना, वो हाँ, जैसे ये देखें, ये छोटा सा उन्होंने साथ में एक क्लीनिंग ब्रश दिया हुआ है, अगर आपको नजर आ रहा हो ये। तो ये इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बंडल अप किया है। ठीक है, यानी इन्होंने इसके अंदर वैल्यू जो है ना वो ऐड की है कि भाई इसके साथ हम आपको स्ट्रॉ ब्रश, अच्छा स्ट्रॉ भी है, ये देखें कि क्या आइडिया है। स्ट्रॉ भी है और उसके बाद आपके पास स्ट्रॉ का ब्रश है। ये बॉटल को साफ करने का ब्रश नहीं है ये, बल्कि ये स्ट्रॉ को साफ करने का ब्रश है। तो ये छोटी छोटी सी जो चीजें होती हैं ना, ये कस्टमर को बहुत खुश करती हैं। चाहे आप जितने मर्जी पैसों की चीज खरीद लें, लेकिन उसके साथ अगर कोई आपको एक सिंपल कैंडी भी फ्री मिल जाती है ना, तो यू जस्ट लव दैट थिंग। तो इसलिए आपने हमेशा ये देखना है कि आप चीजों के अंदर जो है वो कैसे उनमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, और इम्प्रूवमेंट के तरीके मैंने आपको बता दिए। एक तो कोशिश करें कि आप चीजों को बंडल अप कर सकें। ठीक है, चीजों के अंदर जो है वो आप उनको बंडल अप कर सकें, वैल्यू ऐड कर सकें, और इसके अलावा उसमें जो इम्प्रूवमेंट पोटेंशियल है उसके लिए आप ये देखें कि आप उसके डिजाइन में या उसके कलर में या उसके साइज में कोई ऐसी चीज ऐड कर सकें जिसकी वजह से कस्टमर को वो और ज्यादा इजी टू यूज लगे या उसको और ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। यहाँ तक समझ आ गई आपको? अच्छा, उसके बाद आता है लीगल लिमिटेशन। लीगल लिमिटेशन का मतलब होता है कि आपने ये देखना है कि जो भी प्रोडक्ट आप सेल करने वाली हैं उसके अंदर लीगल लिमिटेशन क्या है। मतलब ये कि आपकी प्रोडक्ट का ऑलरेडी कोई पेटेंट तो नहीं है। पेटेंट, ठीक है, PATENT, पेटेंट, पेटेंट, PATENT, पेटेंट, पेटेंट चेक करना होता है। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट का मतलब होता है कि आप किसी और पर्सन के पास आपकी जो प्रोडक्ट है उसके राइट्स हैं, उसके डिजाइन और फंक्शन के। फॉर एग्जांपल, अगर ये बॉटल है, अगर किसी ने किसी दूसरे, जो भी कोई पर्सन इसको बनाता है, ठीक है, या बनवाता है, उसने इसका ये जो डिजाइन है ना, एग्जैक्ट सेम इसका जो डिजाइन है, और ये जो इसका जिस तरह से इसका पाइप लगा हुआ है और जिस तरह से इसका ढक्कन है, उसने इसके सारे फंक्शन, ठीक है, और इसकी तरह से उसने इसके सारे के सारे डिजाइन, डिजाइन और फंक्शन के राइट्स लिए हुए हैं। राइट्स, RIGHTS, राइट मतलब हक लिए हुए हैं, हकूक लिए हुए हैं कि भाई मेरी जैसी बोतल जो मैं बनाता हूँ या बनवाता हूँ, इस तरह का डिजाइन कोई कॉपी नहीं करेगा। तो अगर आप, मैं या कोई भी दूसरा सेलर इस तरह की बोतल को बनवा ले और बनवाने के बाद बेचना शुरू कर दे, और ये जिसने इसका पेटेंट लिया हुआ है, पेटेंट लिया हुआ है, वो क्या कहेगा, वो आपको कहेगा कि भाई ये तुमने इसको सू कर देगा। वो आपको अमेरिका के अंदर अदालत में जब केस होता है तो उसको सू करना कहते हैं। वो आपको SUE सू कर देगा कि इसने मेरी प्रोडक्ट को कॉपी किया है।
तो हमने जब भी कभी कोई प्रोडक्ट सर्च करनी होती है तो उसमें हम पेटेंट चेक करते हैं सबसे पहले कि यार अच्छा ये किसी और का डिजाइन तो नहीं है। पेटेंट को चेक करने के लिए या तो हम लॉयर को हायर करेंगे, ठीक है, वकील को हायर करेंगे। अगर हमारे पास वकील नहीं है तो इसके अलावा एक और वेबसाइट है, ठीक है। या तो बल्कि वेबसाइट से पहले एक और ऑप्शन है कि फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट है गार्लिक प्रेस, ठीक है, गार्लिक प्रेस। आपको ये प्रोडक्ट पसंद आया, गार्लिक प्रेस, गार्लिक प्रेस, ठीक है, ये आपकी, लेट सपोज कि आपकी एक प्रोडक्ट थी जो आपको पसंद आई, दैट इज गार्लिक प्रेस। और आपको इसमें से जो डिजाइन पसंद आया है वो ये भी है, ये भी है, आपको ये वाला डिजाइन अच्छा लगा है कि ठीक है इसमें दो तीन तरह के साइजेस निकल आते हैं गार्लिक के, ठीक है, तो गार्लिक प्रेस है। अब ये जो प्रोडक्ट आपको पसंद आई है, इस तरह क्या इस डिजाइन के ऊपर किसी ने पेटेंट तो नहीं लिया हुआ, अपने हक तो नहीं लिया हुआ, यानी कि उसने राइट्स तो नहीं लिए हुए। आप गूगल पे जाओ, गूगल पे जाके लिखोगे, ठीक है, गार्लिक प्रेस पेटेंट, ठीक है, कि गार्लिक प्रेस को चेक करने के पेटेंट को चेक करना है, तो आपको ये ऑप्शन नजर आएगा, उधर लिखा है patents.google.com, आप इसे भी ओपन कर सकती हो। ठीक है, इसके अलावा और भी वेबसाइट्स होंगी, आप किसी को भी ओपन कर सकती हो, जैसे पेटेंट बडी है तो आप इसे भी ओपन कर सकती हो। यहाँ से आपको जो है ना वो आइडिया होगा कि इसके ऊपर किसी ने पेटेंट लिया हुआ है, अगर किसी ने लिया हुआ है तो उसका क्या नाम है। जैसे आपको नजर आ रहा है कि ये वाला जो गार्लिक प्रेस है ना, ये जो जिसकी शेप्स अभी आपको नजर आ रही हैं, ये किसी बंदे थॉमस वॉकर की हैं, ठीक है, और उसको रबड़ मेड जो है इन्होंने सपोर्ट किया था, इसने इसके ऊपर पेटेंट लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तो यहाँ से पता कर लेते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा जो बेस्ट ऑप्शन है ना, वो बेसिक मुझे जो पसंद है वो ये है कि आप जाएं वेबसाइट पे। वेबसाइट का नाम है अगर आप अमेरिका में काम कर रहे हो, PSF@USPTO.gov। ये मैंने जैसे लिखा है ना, आपने ऐसे ही इसको सर्च करना है, ठीक है, USPTO.gov, और आपने इसको सर्च किया। पब्लिक, इसको कहते हैं पब्लिक सर्च फैसिलिटी, USPTO, यानी कि पब्लिक सर्च फैसिलिटी, USPTO। अब इसमें आपने ये www.uspto.gov इसको ओपन करना है, ठीक है। यहाँ पर जब आप ओपन करोगी तो आपको यहाँ नजर आ रहा है सबसे पहले USPTO, यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। ये पेटेंट है, ये वाला, ये मैं आपको बता रही थी। यहाँ से आप जाकर जो है वो सर्च कर सकते हो, पेटेंट को चेक कर सकते हो। और ये पेटेंट जो है आपको पैसे देकर बेसिकली चेक होता है, ऐसे नहीं कि आप जाओ और आप चेक कर लो। ये आपसे चार्ज करेंगे, ठीक है, पैसे चार्ज करेंगे। और अगर समटाइम्स नहीं भी करते हैं, लेकिन ये आप इसको खुद से सर्च आउट करके देखोगी। अच्छा, स्टार्ट में पेटेंट नहीं चेक करना शुरू कर देना होता, ठीक है, यानी आप जब आपका काम कम से कम 6 महीने 8 महीनों का हो जाए और बहुत अच्छी सेल्स आ रही हो, तो फिर उसके बाद आप पेटेंट चेक करते हो। बिल्कुल स्टार्ट में पेटेंट चेक करने की जरूरत नहीं होती है। तो लेकिन ये जरूरी जरूर है, ये आपने अपने क्लाइंट को बताना जरूर है कि इसका पेटेंट हम चेक कराएंगे, ठीक है, तो वो फिर उसके जेहन में होता है कि अच्छा चलो ठीक है। इसके अलावा लीगल लिमिटेशन में एक तो पेटेंट चेक हो गया, इसके बाद आता है पोटेंशियल लायबिलिटीज, ठीक है। इसके बाद पोटेंशियल लायबिलिटीज आता है, पोटेंशियल लायबिलिटीज, ठीक है, POTENTIAL, POTENTIAL, पोटेंशियल लायबिलिटीज, ठीक है, पोटेंशियल लायबिलिटीज। लायबिलिटीज के स्पेलिंग होते हैं LIABILITIES, LIABILITIES, इधर दिखाओ, पोटेंशियल लायबिलिटी। पोटेंशियल लायबिलिटीज
का क्या मतलब होता है कि आपने ये देखना है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो फ्लेमेबल ना हो। फ्लेमेबल यानी कि ऐसी प्रोडक्ट जिसको आग लग सकती हो। फॉर एग्जाम्पल कि आपने यहाँ पे कोई भी ऑयल जो है या परफ्यूम, परफ्यूम जो होती हैं या बॉडी स्प्रेज जो होती हैं उनको आग लग सकती है, तो आपने परफ्यूम नहीं सेल करना। लोग कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि इसके लिए स्पेशल परमिशन चाहिए होती है। ठीक है, या इसके लिए आपका अपना प्रॉपर फैक्ट्री होनी चाहिए जिसमें आप इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और आपके पास सारी सर्टिफिकेट्स वगैरह मौजूद हैं। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट में अवॉइड करते हैं कि हमारी प्रोडक्ट फ्लेमेबल ना हो, जैसे कि परफ्यूम। हजारडियस ना हो। हजारडियस मतलब कैसी प्रोडक्ट जिसका नुकसान होता हो, ठीक है, जिसके यानी कि जिसको इस्तेमाल करने से कोई भी नुकसान हो सकता है, वो हजारडियस प्रोडक्ट होती है। जैसे परफ्यूम ही अगर आंख में चली जाती है तो दैट कुड बी डेंजरस। इसी तरह से ऐसी प्रोडक्ट्स आपने स्टार्ट में अवॉइड करनी है जो कि आपकी बॉडी के ऊपर लग सकें या आपकी बॉडी के अंदर चली जाएं। जैसे खाने वाली कोई प्रोडक्ट नहीं सेल करनी स्टार्ट में, और साथ ही कोई ऐसी प्रोडक्ट जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई आप ये जो बहुत फेवरेट होता है सबका, ठीक है, दैट इज द जैसे फेस पाउडर हो गया। ठीक है, फेस पाउडर। अभी जो फेस पाउडर होता है कम्पैक्ट, ये बॉडी के ऊपर लगता है तो इससे एलर्जी भी हो सकती है किसी को। तो ऐसी प्रोडक्ट जो बॉडी के ऊपर अप्लाई करनी हो वो भी आपने चूज नहीं करनी। और बॉडी के अंदर जो चीज जाती हो, फॉर एग्जाम्पल कोई जूस वगैरह, ठीक है, कोई जूस हो गया, कोई वाइन हो गई, या कोई भी जो गोरे चीजें इस तरह की और इस्तेमाल करते हैं, वो भी सारी की सारी चीजें आपने नहीं बेचनी स्टार्ट में, क्योंकि ये बॉडी के अंदर जाते हैं, यानी कि लोग इसको खा के या पी के बीमार हो सकते हैं। तो पोटेंशियल लायबिलिटीज में ऐसी चीजें आती हैं जो फ्लेमेबल हों, जो हजार्डियस हों। हजार्डियस होता है HAZARDOUS। ठीक है, इसके बाद आपके पास आता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का क्या मतलब होता है? ट्रेडमार्क का मतलब होता है जब आपने ये सेम USPTO.gov जो मैंने ओपन कराया था आपसे, ओपन किया, ये पेटेंट थे जो आपने यहाँ से जाके फाइलिंग ऑनलाइन के पेटेंट के लिए पिटीशन भी आप कर सकते हो। सर्च फॉर पेटेंट्स, जैसे मैंने आपसे कहा था कि आप यहाँ जाके सर्च भी कर सकते हो पेटेंट को, तो ये सारा यहाँ से हो जाएगा। इसके बाद ट्रेडमार्क, ये आपको नजर आ रहा है, TRADE, ट्रेड, MARKS, मार्क्स। ट्रेडमार्क्स का क्या मतलब होता है? ट्रेडमार्क का बेसिकली मतलब ये होता है कि ये जो आपकी प्रोडक्ट है, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे आ, अभी हमने पीछे वाली एग्जांपल ली थी, उसका देखते हैं, ज्यादा बेहतर है। ठीक है, जैसे ये फिट मी है, ठीक है, ये फिट मी या मैबेलिन, बेसिकली मैबेलिन है और मैबेलिन का आगे ये फिट मी उन्होंने बनाया हुआ है। तो ये जो मैबेलिन है, ये जो मैबेलिन लिखा हुआ है और आगे छोटा सा आर बना हुआ है, इस आपको ये छोटा सा आर नजर आ रहा होगा, ये जो आर है ना, इसका मतलब है कि मैबेलिन का ये जो भी इन्होंने इस वक्त हमारे सामने मैबेलिन लिखा हुआ है ना, ये इनका जो ब्रांड नेम है, सिंपल वर्ड्स में कहूँ, वो रजिस्टर्ड है, ट्रेड मार्क है। मैबेलिन का ये जो ट्रेड मार्क है ये रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो इस पे आपने, एक मिनट रुकिएगा। अच्छा, इसके बाद जो है ये फिटमी यानी कि मैबेलिन जो है, इसके आगे आर लिखा है, इसका मतलब है कि इन्होंने अपना लोगो, जो यहाँ ट्रेड मार्क कह सकती हो, लोगो कह दो, ये दोनों एक ही चीज के नाम है, ये आपका रजिस्टर्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे जाके इसी USPTO की वेबसाइट पे जाके यहाँ पे आप ट्रेड मार्क को रजिस्टर कराते हो, जो तकरीबन $500 का रजिस्टर होता है। ये भी आपने अभी नहीं, जब आपका तकरीबन 8 महीने 1 साल गुजर जाए काम स्टार्ट किए हुए, तो उसके बाद आप जाके यहाँ पे इसको रजिस्टर करा सकते हो। अब बात यह है कि मैंने आपको यह मोटा मोटा बता दिया कि ट्रेडमार्क क्या होता है, पेटेंट क्या होता है। आपने इस वेबसाइट के ऊपर जाके थोड़ी बहुत रिसर्च करनी है कि ट्रेडमार्क जो है उसकी बेसिक्स क्या होती हैं,
या प्रोसेस क्या होता है, थोड़ी बहुत जो है ना वो बेसिकली इसके लिए ये हमारी फील्ड नहीं है, इसके स्पेशल वकील होते हैं, लॉयर्स होते हैं। लेकिन आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि यार पहले एप्लीकेशन देते हैं, फिर एग्जामिनेशन होती है, पब्लिकेशन होती है, फिर रजिस्ट्रेशन होती है। ठीक है, इस तरह करके छोटी छोटी सी ये देखें व्हाट इज ट्रेडमार्क, यहाँ पर उन्होंने आगे बताया भी हुआ है। तो वो बता भी रहा है कि ट्रेडमार्क जो होता है वो कोई भी लफ्ज हो सकता है, कोई पूरी की पूरी कोई फ्रेज हो सकती है, ठीक है, या कोई सिंबल निशान हो सकता है, कोई डिजाइन भी हो सकता है, ठीक है, जो कि बेसिकली आपकी गुड्स गुड्स कहते हैं प्रोडक्ट या सर्विस को शो कराता है। ठीक है, तो ट्रेडमार्क जो है वो इसको कहते हैं। तो ये थोड़ा बहुत आपने ना इन चीजों को खुद भी रिसर्च करना है कि ट्रेडमार्क जो है वो क्या होता है और किस तरह से इसको कर सकते हैं। तो uspto.gov से भी आप ट्रेडमार्क का काम कर सकते हो। और इसके अलावा आपके पास एक टेस्ट होता है, टेस्ट, ठीक है, टेस्ट, TESS। टेस्ट का मतलब होता है ट्रेडमार्क इलेक्ट्रॉनिक सर्च सिस्टम। ठीक है, ट्रेडमार्क आपके आगे लिखा भी होगा, यहाँ से पढ़ लेना, ट्रेडमार्क इलेक्ट्रॉनिक सर्च सिस्टम। ऊपर आप देखो लिखा है TMSearch.uspto.gov, आपने इसे ओपन करना है और आप इससे भी जाकर अपने आप को ट्रेडमार्क के लिए रजिस्टर करा सकते हो जब आपने कराना होगा। ठीक है, तो ये दो मैंने चीजें आपको बता दी, एक ट्रेडमार्क का बता दिया, एक पेटेंट का बता दिया, और इसके अलावा पोटेंशियल लायबिलिटीज का बता दिया। अच्छा, इसके अलावा कुछ amazon की अपनी रिस्ट्रिक्शन ये देखेंगे, ट्रेडमार्क इलेक्ट्रॉनिक सर्च सिस्टम, यहाँ पर भी जाकर आप जो है वो चीजों को फाइनलाइज कर सकते हैं। वैसे मेरा मशवरा हमेशा ये होता है कि आप किसी भी ऐसे इंसान को अपने साथ इसमें लेके चलें जिसे इन सब चीजों का इल्म हो, तो ये थोड़ी टेक्निकल चीजें होती हैं। तो वो उस अगर आपको कभी इस पे काम करना पड़ा तो आप मुझसे पूछ सकते हो, या आप देख सकते हो कि किसको हम ये किसके साथ ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, amazon की रिस्ट्रिक्शंस जो होती हैं वो बेसिकली का क्या मतलब होता है, देर आर टू थिंग्स, एक होती है गेटेड और एक होती है अनगेटेड। ठीक है, गेटेड क्या होती है कि गेटेड का मतलब होता है कि आप amazon पे हर चीज सेल नहीं कर सकते। ठीक है, amazon आपको हर चीज सेल करने की परमिशन नहीं देता, वो कहता है कि आप पहले मुझसे स्पेशल परमिशन लो, मुझे कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह दिखाओ कि ये प्रोडक्ट खतरनाक नहीं है, इस प्रोडक्ट से किसी को नुकसान नहीं होगा, और इस तरह की सारी चीजें मुझे बताओ। तो उसके बाद आप जो है ना चाहे जितना मर्जी मतलब इसको सेल कर लो। तो वो प्रोडक्ट्स जिनके लिए amazon से परमिशन लेनी पड़ती है उन्हें कहते हैं गेटेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, आप गूगल पे जाके लिखोगी amazon गेटेड कैटेगरीज, ठीक है, तो यहाँ पर जब आप लिखोगी उसके बाद आप इसको यहाँ से करोगी सर्च, तो amazon सबसे पहले आपके पास ये लिंक आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला ठीक है, ये वाला ही ठीक है, पहला लिंक GO ओरा, ठीक है, GOORA.com, ये ब्लॉग है, ये मतलब ठीक है, इसके ऊपर समझ आती है। तो ये भी है। इसके अलावा amazon की एक अपनी वेबसाइट का लिंक था, मैंने ये है, ये वो सॉरी, ये आप ये मत खोलिएगा, गो और मत खोलिएगा, हम नीचे आएंगी ना जब amazon गेटेड कैटेगरीज लिख के, तो यहाँ पर आपके पास ये आएगा www.ungated, सिद्रा बेटा, तो यहाँ पर आपके पास आएगा अनगेटिंग, ठीक है, ungetting amazon.com, ungetting amazon.com, आप देख रही हो amazon गेटेड कैटेगरीज लिस्ट फॉर 2022, अनगेटिंग amazon, इससे अगर क्लिक करोगी तो यहाँ से आपको नजर आएगा कि इसके अंदर amazon गेटेड लिस्ट और एडवाइस है कि amazon की कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो गेटेड हैं। गेटेड का कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि amazon हर चीज को सेल करने की परमिशन नहीं देता। तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है कि आप जो है amazon के ऊपर वो चीजें स्टार्ट में सेल करो जो गेटेड ना हो। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि गेटेड और अनगेटेड क्या है, गेटेड अनगेटेड, ठीक है, गेटेड जो होता है ना, गेटेड ये उसके साथ रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज का टर्म भी आता है, यानी गेटेड कैटेगरीज और रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज एक ही चीज के दो मुख्तलिफ नाम हैं। अब यहाँ पर अगर आप आ जाओ तो यहाँ पर आपको नजर आता है कि
कैटेगरीज, जैसे ये देखें, आप ऑडियो विजुअल्स जो होते हैं वो नहीं सेल कर सकते। ऑडियो विजुअल की एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे अगर यहाँ पर आप आओ, आप अमेजोन पे जब आते हो तो आपको यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि ये मूवी यहाँ पे सेल हो रही है, तो ये हर कोई सेल नहीं कर सकता। इसी तरह ऑटोमेटिव, ऑटोमेटिव यानी कि ये जो गाड़ियां होती हैं, गाड़ियों से रिलेटेड जो सामान होता है, ऑयल हो गया और बाकी और भी कुछ चीजें होती हैं, वो आप सारी सेल नहीं कर सकते। बेबी एक्टिविटी जो है, या बेबी के डायपर्स, क्योंकि बच्चों की स्किन के साथ डायपर्स लगने होते हैं, तो अमेजोन पे अगर आपने सेल करने हैं तो परमिशन लेनी पड़ेगी। बेबी की फीडिंग की जितनी प्रोडक्ट्स होती हैं, बेबी की स्ट्रोलर और कैरियर आप ऐसे ही सेल नहीं कर सकते। बेबी टॉपिकल यानी कि बेबी की स्किन के ऊपर लगाने वाला पाउडर, ऑयल, ये वो मसाज क्रीम, तो ये एक लंबी चौड़ी सी लिस्ट है जो कि उन्होंने लिखा हुआ है कि ये सारी की सारी गेटेड कैटेगरीज में आती हैं। तो आपने अगर कभी अनगेट करवाना हो तो यहाँ पे आप आकर स्टार्ट टुडे फॉर ओनली वन, आप यहाँ से चीजों को अनगेट कराना शुरू कर सकते हो। लेकिन स्टार्ट में, एज आई टोल्ड यू अगेन एंड आई एम टेलिंग यू अगेन, आपने स्टार्ट में इसको अनगेट नहीं करवाना। रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स जो हैं या गेटेड प्रोडक्ट्स जो हैं, आपने उनके ऊपर सेलिंग करनी ही नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर वो आपको रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स की भी एक लिस्ट दिखा रहा है, ये देखें। ठीक है, अल्कोहल, एनिमल, आर्ट, आर्ट होम डेकोर, ऑटोमेटिव एंड पावर, इसको भी अगर आप क्लिक करो तो आगे आपको फर्दर इसके अंदर चीजें भी दिखाएगा कि हमारे कहने का क्या मतलब है, कि इसमें क्या क्या है उस, यानी कि इन्होंने ये सारे पेजेस जो मैं आपके सामने खोल रही हूँ ना, ये अमेजोन की टीओएस है। टीओएस मतलब टर्म्स ऑफ सर्विस। तो आपने अमेजोन की टर्म्स ऑफ सर्विस को हमेशा ध्यान में रखना है कि अमेजोन की टर्म्स ऑफ सर्विस जो है वो मिस ना हो। ये अनगेटिंग अमेजोन के नीचे आने के बाद यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स जो है ना, ये प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट क्लेम पॉलिसी के ऊपर यहाँ पे ये ब्लू कलर का था, तो इसको मैंने क्लिक किया है तो मेरे पास जो है ना ये आगे फर्दर एक और लिस्ट आ गई है। इसमें ये सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं जो कि आपके पास जो है अनगेटेड, सॉरी गेटेड है या रिस्ट्रिक्टेड है। लेकिन ज्वेलरी की कुछ आइटम्स है, लेजर की प्रोडक्ट्स है, लाइटनिंग वगैरह। हमने इलेक्ट्रॉनिक की चीजें भी नहीं सेल करनी होती। ठीक है, यही देख लें आप, पहले उन्होंने लिखा भी हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक्स भी नहीं आप सेल कर सकते, ये डाइटरी फाइबर्स या सप्लीमेंट्स भी आप डायरेक्ट सेल नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह से ये लंबी चौड़ी लिस्ट है जो आपने यहाँ से देख लेनी है। हल्की आंच कर लो। ठीक है, तो यही सारी की सारी प्रोडक्ट्स आपकी आ जाती हैं गेटेड में। ये तो मैंने आपके सामने दो तीन पेजेस पेटेंट वाला, ट्रेडमार्क वाला, रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स वाला खोला है। इन सबको आपने थोड़ा स्टडी खुद से भी करना है ताकि आपको भी चीजें समझ आए, और अगर कुछ समझ ना आए तो आप मुझे पूछ सकते हो किसी भी टाइम के ये लिखा हुआ था तो इसका क्या मतलब था। मेरी एक बात याद रखना, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मैं तो नहीं पढ़ा सकती आपको यहाँ पे, क्योंकि मैं अगर ये पढ़ाने लग जाऊँ तो सो कोर्स 3-4 साल पे चला जाएगा। तो ये आपको बताने का मकसद ये होता है कि आप इनकी साइड बाय साइड खुद से जो है ना वो रिसर्च करो, ताकि आपको पता हो कि ये चीजें जो है वो क्या होती हैं। अच्छा, इसके बाद जो फाइनल क्राइटेरिया है दैट इज द ईज टू सोर्स, मतलब आप ऐसी प्रोडक्ट चूज करें, ठीक है, जिसको सोर्स करना यानी बनवाना और उसको अमेरिका के वेयर हाउस तक पहुंचाना आसान हो, चीजों को मुश्किल नहीं करना, उन चीजों को सेल करना आसान हो, चीजों को इंपोर्ट करना आसान हो। हमने कोई हेडेक्स नहीं लेनी, वी डोंट वांट एनी काइंड ऑफ हेडेक्स के जी हम कोई हेडेक लें। स्टार्ट में हमने काम करना है तो हम स्मूथ चीजों के ऊपर चलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और इसी तरह से जो है वो हमने अपने लिए हेडेक्स नहीं पालनी, हमने सिंपल प्रोडक्ट्स लेनी है। ऐसी प्रोडक्ट्स भी अवॉइड करनी है जिनके बहुत ज्यादा पार्ट्स हों। ठीक है, बहुत ज्यादा पार्ट्स की जो सबसे ज्यादा बेस्ट एग्जांपल मुझे लगती है ना, वो हमेशा मुझे लगती है कि ये जो स्टूडेंट्स अक्सर चॉपर जो होते हैं ना वो मुझे भेज देते हैं कि मैडम ये देखें ये चॉपर ठीक है, वेजिटेबल चॉपर्स, ये वो, ये जो प्रोडक्ट है इसके ढेर सारे पार्ट्स होते हैं। मतलब इसके अंदर इतनी ज्यादा 1 2 3 4 5 6 इसके स्लाइसर्स होते हैं, इसके अपने पार्ट्स इतने ज्यादा होते हैं। तो ये ऐसी प्रोडक्ट्स जिसके बहुत ज्यादा पार्ट्स हों, आपने ऐसी प्रोडक्ट भी अवॉइड करनी है, क्योंकि इसमें पार्ट गुम हो जाए, मिस हो जाए, खराब हो जाए, डैमेज हो जाए तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है। हमारे पास स्टार्ट में बजट बहुत ज्यादा लिमिटेड होता है। ठीक है, इसके बाद जो है आपकी प्रोडक्ट स्मॉल होनी चाहिए। मैंने पहले बता दिया प्रोडक्ट
स्मॉल होनी चाहिए, छोटी होगी तो बेहतर होगी। बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स जो है उनको, जैसे अब माइक्रोवेव ओवन में एग्जांपल दे रही हूँ, वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक की प्रोडक्ट करनी भी नहीं है, लेकिन अगर कोई माइक्रोवेव ओवन सेल करने का सोचे, ठीक है, तो ये बहुत बड़ी प्रोडक्ट है, दिस इज अ बिग प्रोडक्ट, ये साइज में भी बड़ी है भी इलेक्ट्रॉनिक और है भी महंगी, ज्यादातर महंगी होती हैं। तो आपने ऐसी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है, क्योंकि इससे हमारी जो फीसिस होती हैं, स्टोरेज फीस भी कम हो जाएगी, amazon रेफरल फीस भी कम हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर कोई लॉन्ग टर्म फीस देनी पड़ती है तो वो भी कम हो जाएगी। सो ये सारी की सारी चीजें आपने ध्यान में रखनी है प्रोडक्ट ढूंढते हुए। द सिंपल इज द बेटर, जितना ज्यादा आप चीजों को सिंपल रखेंगे उतना ही बेहतर है। और इसके अलावा आपने बेस्ट बैलेंस फाइंड करना है क्राइटेरिया में। 100% क्राइटेरिया मैच नहीं करता, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। जितना मैंने अब आपको पढ़ाया है, अब आपने इसको पढ़ने के बाद मुझे एक प्रोडक्ट ढूंढ के देनी है जो क्राइटेरिया में मैच करे, ठीक है। लेकिन वो आपको 100% वो प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगी, इसकी वजह यह है कि 100% क्राइटेरिया मैच करता ही नहीं है। तो अब आप मुझे कह दें कि फॉर एग्जाम्पल इस प्रोडक्ट का वेट बहुत ज्यादा है, तो जो वेट बहुत ज्यादा है उसको मैं अवॉइड नहीं कर सकती, वेट आपका ठीक ही होना चाहिए। लेकिन कोई एक आध चीज ऐसी होती है जो बंदा कहता है चलो ठीक है, वेरिएशंस 2 की जगह अगर 3 है तो आई विल सी। लेकिन आपने बेस्ट बैलेंस फाइंड करने की कोशिश करनी है। और इसके बाद आपने एंड पे 2 से 3 प्रोडक्ट्स जब चूज कर लेंगे, आपने बेसिक टोटल आपके पास 2 से 3 प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, और उन 2 से 3 प्रोडक्ट्स को चूज करने के बाद आपने उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है ना वो चेक करनी है कैलकुलेटर के थ्रू। वो तो इंशाल्लाह ताला जब हम सोर्सिंग पढ़ेंगे तो फिर उसके अंदर हम उसको ऐड करेंगे और फिर करेंगे। यहाँ तक समझ आ गया या और पढ़ाऊं? ये काफी नहीं है, ये काफी ज्यादा हो गया। तो अब आपने इसको काफी ज्यादा को सारा समझना है, देखना है, पढ़ना है, और उसके बाद आपने मुझे पूछना है। और अब आपने मुझे ये सारा लिख के तो देना है, और लेकिन अब आपने मुझे एक प्रोडक्ट भी फाइंड करके देनी है जो कि इस सारे क्राइटेरिया को जो मैंने आपको पढ़ाया है उस पे को कंप्लीट मीट करती हो। आपकी जो प्रोडक्ट है अगर वो क्राइटेरिया पे पूरा उतरेगी, देन आई विल अप्रूव इट इंशाल्लाह ताला।